नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। हर रोज सोसाइटी में क्राइम हो रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि कोई क्रिमिनल जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, रोज पकड़े जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनको सजा भी नहीं होती है। हो सकता है वो सजा लेट होती हो, लेकिन होती तो जरूर है। ये सारी चीजें जानने के बाद वो क्राइम करते हैं। अब ये सोच का विषय है कि आखिर क्राइम रेट जो है वो घट क्यों नहीं रहा। आज की कहानी जो है वो एक लखनऊ की है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं उन पे आपको विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी चीजें जो हैं वो हो क्यों रही हैं। लखनऊ में एक टैंक में जो है पति के 4 टुकड़े करके एक पत्नी अपने घर में ही सेप्टिक टैंक में डाल देती है। जब आप ये सुन रहे हैं थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को जो है, उसी के जिस पत्नी ने अपने पति को टुकड़े करके जो है सेप्टिक टैंक में डाल दिए, उसी के भाई ने जो है ये जानकारी पुलिस को दी। जो महिला है उसका नाम मधु है। ये फोटो जब आप देखेंगे तो ये बताते हैं कि उसके करवा चौथ का फोटो है, लेकिन इस शातिर मुस्कान के पीछे जो है एक नागिन छिपी हुई है। 1-2 दिन नहीं, कई महीनों तक ये पुलिस को गुमराह करती रही और पुलिस को गुमराह करने के अलावा ये भी बताया जाता है कि अपने घर वालों को भी गुमराह करती रही, क्योंकि इसका जो भाई था जब भी इसको कॉल करता था तो ये कभी कह देती थी कि वो बाहर बिजी हैं या कुछ भी कह देती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका शक जो था वो बढ़ता चला गया। 2013 में एक व्यक्ति जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया करता था, और जब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था तो उसी दौरान जो है ये देखा गया कि उसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर घर की और भी जिम्मेदारियां उस पर आ जाती हैं। पिता की मौत के बाद ये देखा गया कि उसकी जो माँ थी उनका मानसिक संतुलन जो था वो बिगड़ जाता है, और फिर जो रिश्तेदार थे वो आते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर किसी एक रिश्तेदार ने लखनऊ में ही एक रिश्ता देखा और फिर ये दोनों, जो मधु थी वो भी उसको देखती है, और दोनों की सहमति से हिंदू रीति रिवाज से जो है कुछ समय बाद ये कहा जाता है कि उनकी शादी हो जाती है। सेल्समैन एग्जीक्यूटिव की वजह से जो है मधु का जो पति था उसको अधिकतर जो है बाहर ही रहना पड़ता था, और जिसकी वजह से जो है ये देखा गया कि कई कई दिन जो है वो बाहर ही रहता था, घर नहीं आता था। खासकर ये कहा जाता है कि बलरामपुर में जो है उसको कई कई दिन रुकना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर उसके जो है क्लाइंट ज़्यादा थे, जिस भी वो कंपनी के लिए काम करता था। और इसके बाद बताते हैं कि जब उनकी 2013 में शादी हो गई, टाइम को लेकर जो है झगड़े शुरू हो चुके थे। टाइम को लेकर जब झगड़े हो रहे थे तो साल बीतता है, फिर ये देखा गया कि मधु जो थी वो प्रेग्नेंट थी और कुछ समय बाद बच्चे की डिलीवरी होनी थी। लेकिन इसके बाद जो है वो जब बच्चे का जन्म हुआ तो जो भी रीज़न रहे हों उनकी डेथ हो जाती है। एक बच्चे की डेथ हो जाती है। खैर, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वक्त निकलता है, दूसरे बच्चे की डिलीवरी होती है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है, दूसरे बच्चे की भी मौत हो जाती है। अभी तक जो है शिवा को लग रहा था, शिवा वही जो कि मधु का पति था, कि बच्चा हो जाएगा और बाकी चीज़ें है जो है
जो मधु घर में अकेला फील करती है तो बच्चों के साथ उसका मन लगा रहेगा। खैर कभी बताया जाता है कि ऐसा भी नहीं हुआ। जो शिवा था उसकी माँ जो थी वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी, लेकिन मधु जो थी उनकी देखभाल किया करती थी। शिवा के पास में ही जो है बताया जाता है कि उसका एक रिश्तेदार रहता था, किसी मौसी या मामा या दूर के रिश्तेदार का बेटा था, जिसको उन्होंने गोद ले रखा था। उसका नाम नीरज था। एक बार बताया जाता है कि किसी फंक्शन में या उसी घर में जो है एक बार नीरज आता है और नीरज की मुलाकात जो है मधु से होती है। फिर धीरे धीरे जो है जब मुलाकात होती है, बातचीत होने लगती है, वो भी थोड़ा ठीक नेचर का था। ठीक नेचर का मतलब हंसी मजाक वाली बातें कर लेता था। धीरे धीरे जो है दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद जो है धीरे धीरे प्रेम हो जाता है, फिर वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और बताते हैं 16 अक्टूबर 2016 को करवा चौथ के 3 दिन पहले ये जो मधु थी और जो नीरज था ये बेडरूम में थे। और इसी दौरान जो है नीरज उस दिन जो है जो शिवा था वो जल्दी आ जाता है। शिवा जब जल्दी आ जाता है तो वो आवाज़ देता है, लेकिन ये दोनों जो है बेडरूम में होते हैं, नीरज और मधु, तो इनको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लेकिन शिवा ये फील करता है कि कमरे में 2 लोग हैं और आवाज़ें भी कुछ आ रही हैं। इसके बाद जो है जब वो अंदर घुसता है तो ये देखता है कुछ वहाँ पर जो विजुअल्स अनैतिक हम बोल सकते हैं, या जो वो दोनों जो है गले में हाथ डाले हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब ये सारी चीज़ें शिवा देख लेता है तो मधु उसको समझाने की कोशिश करती है कि नहीं ऐसा नहीं है और तुम गलत समझ रहे हो। फिर नीरज शिवा जो है वो नीरज का गिलेवान पकड़ता है, उसको जो भी है मारने की कोशिश करता है, 2-3 झापड़ मारता है। लेकिन इसी दौरान जो है नीरज को गुस्सा आ जाता है और वो उसको ज़मीन पर गिरा देता है, उसका गला दबाने लगता है। और बताया जाता है कि गला तब तक दबाता है जब तक वो मर नहीं जाता है। अब अचानक से ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, अब मतलब गुस्से में हुआ हो या जो भी हुआ हो, जब गला दबा दिया गया और शिवा की मौत हो गई, अब इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें। ये दोनों ताला लगा देते हैं और बाहर टहलने चले जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद ये लोग वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद बताते हैं कि जो नीरज था वो उसको जो एक बांका लाकर देती है, यही मधु वो लाकर देती है और एक ही झटके में जो है वो सर को अलग कर देता है। फिर टांगों को काटता है, लेकिन वो एक झटके में अलग नहीं हो सकती, तो उन पर 7 से 8 वार करता है और उनको उनके 4 टुकड़े करता है। फिर जो है अब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि इसको फेंका जाए तो कहाँ फेंका जाए। फिर याद आता है कि सेप्टिक टैंक में बताते हैं कि ये लोग बाहर जब टहलने गए थे तो उसके लिए पॉलीथीन बाकायदा लेकर आए थे। प्लानिंग इन लोगों की हो चुकी थी प्रॉपर वे में, और पॉलीथीन में जो है ये चीज़ें पैक कर रहे थे और उनको इस तरीके से सेप्टिक टैंक में डाल रहे थे कि वो जाकर नीचे बैठ जाएं, दब जाएं जाके पन्नियाँ। जब सब कुछ हो जाता है, लेकिन इस हड़बड़ी में जो है ये नीरज के सर को जो है वहीं रूम में ही छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनको याद आता है कि सर को तो सेप्टिक टैंक में डाला ही नहीं है। फिर जैसे तैसे करके एक पन्नी निकालते उसमें उसके सर को भरते हैं, वो भी उसमें डाल देते हैं। इतना सब होने के बाद फिर ये दोनों जो है रूम की साफ़ सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक करते हैं। जो भी ब्लड वगैरह था उस पर पानी डालकर और सर्फ से बाकी जो क्लीनर होता है उसका यूज करके सफाई करते हैं।
सफाई जब सब हो जाती है तो जो नीरज है वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद उसी कमरे में जिसमें उसने गला काटा, जिसमें उसने अपने पति के 4 टुकड़े किए, उसी कमरे में जो है वो मधु सो सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है, फिर नॉर्मल सी उसका दिनचर्या होती है। फिर बताते हैं कि तीसरे दिन करवा चौथ था। करवा चौथ का बाकायदा व्रत रखती है, छत पे जाती है और जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सब कुछ करती है। अब आस पड़ोस के लोगों को लगा हो सकता है पति बाहर है इसलिए ऐसा वो कर रही है। अब ये बताया जाता है कि जो मधु का भाई था वो अक्सर जो है अपने, मोहित उसका नाम था, वो अक्सर अपने जो उसके जीजा जी थे या जो उसके छोटे थे उससे ब्रदर इन लॉ को वो अपने अक्सर कॉल किया करता था कि वो भी कोई बिजनेस करता था तो बिजनेस के सिलसिले में उन दोनों की बात हुआ करती थी। लेकिन पिछले बताते हैं कि 1 महीने से उसकी उनकी कॉल नहीं लग रही थी। तो वो मधु को कॉल करता है, उनसे पूछता है कि जीजा जी की या जो भी भाई साहब की कॉल नहीं लग रही है और क्या बात है, कहाँ हैं। तो वो बताती है वो कहीं बिजी होंगे, बाहर होंगे, हमें तो पता नहीं है और बात हुई है, जो भी चीज़ें वो बताती है। इसके बाद बताया जाता है कि ऐसा करते करते जो है 1.5 महीना बीत जाता है। फिर वो जो लड़का है वो अपने उसके एक फूफा जी थे वो उनको जानकारी देता है, वो राजस्थान में रहते थे। तो जब वो उनको पूरी बात बताता है कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है और उसके फूफा जी कहते हैं कि इसकी शिकायत जो है तुम्हें पुलिस को देनी चाहिए। तो जो मोहित था वो अपनी बहन मधु को कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि मैं आ रहा हूँ और हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ पर जो है इसकी एक कंप्लेन देते हैं। तो मधु कहती कि तुम क्या आओगे यहाँ इतनी दूर, हम खुद ही चले जाते हैं और हम वहाँ से जो है पुलिस वालों से बात करते हैं और वहाँ कंप्लेन देते हैं। मधु बताते हैं वहाँ जाती है और पुलिस वालों को सारी बात बताती है। पुलिस वाले यही कहते हैं कि आप एक लिखित कंप्लेन हमें दीजिए। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद वो जो है वहाँ लिखित कंप्लेन नहीं देती है, वो कहती है मतलब इतना कुछ सुन लेती है, उसके बाद वो घर वापस आ जाती है। फिर जो है अब जब वो लिखित कंप्लेन नहीं देती है, कुछ फिर वक्त बीत जाता है। अब 2 ढाई महीने हो चुके थे जब वो राजस्थान से उसके फूफा जी वापस आते हैं और फिर वो मधु से मिलते हैं। तो मधु से वो यही कहते हैं कि मधु मतलब अब फ़ोन पे वो बात करती थी डेली अपने घर पे और यही बताते कि पुलिस कुछ कर नहीं है रही है, हमने कंप्लेन भी दे रखी है लेकिन सुनते नहीं हैं, जाओ। तो फिर जब वो वापस आते हैं फूफा जी तो वो कहते हैं कि जो तुमने कंप्लेन की थी उसकी कॉपी लाओ हमें और उसके आधार पर जो है हम किसी और से बात करते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन थोड़ा लेते हैं। जब वो रिटर्न कॉपी मांगते हैं तो अब मधु फिर फंस चुकी थी। वो कहती है कि नहीं, हमने लिखित में कोई कंप्लेन नहीं दी थी। फिर जो है वो फूफा जी और जो मोहित है वो वहाँ पहुँचता है, पुलिस को पूरी जानकारी देता है और लिखित कंप्लेन वहाँ पर दी जाती है। और पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ ये आई तो थी, इसने हमें बताया और हमने जब इससे कहा कि एक लिखित कंप्लेन दो, उसके बाद से ये कभी नहीं आई। मोहित को थोड़ा शक होता है अपनी बहन पर और वो जो है वापस आता है पुलिस स्टेशन से। समय बीतता है। एक दिन वो जो है उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ हुआ क्या है। उसे शक था या जो भी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक था थोड़ा, उसको लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है। अब मधु को इधर लगा कि वो मेरा सगा भाई है और उसको अगर बता देंगे तो उसमें क्या हर्ज है, अपना खून है। तो मधु जो है ये बात उसको फिर पूरी बताती है कि ये हुआ, पास में मोहित है उससे मेरा अफेयर हो जाता है और वो घर पे नहीं रहते थे, मैं बोर होने लगती थी, धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी, 2 बच्चे ख़त्म हो गए। तो
एक दिन जो है वो अचानक से आ गए और हम दोनों लोग कमरे में थे। फिर जो है हमने नीरज ने उसका गला दबा दिया और इसके बाद जो है हमने उनके टुकड़े करके सेप्टिक टैंक में भर दिए। मोहित जब ये बात सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो बैठा किसके साथ है, या जिस जिसकी उसने जो जो कुछ उसने अपने बचपन से लेकर अभी तक देखा था, उस उससे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़के को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रही है। फिर वो वहाँ से उठता है, लेकिन मधु से कहती है ये बात किसी को बताना मत, हमारी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपस की बात है। वो वहाँ से निकलता वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता और बताता है कि हम आपको ले चलते। बताते वो पुलिस वालों को हाथ पकड़ के लाता है, सेप्टिक टैंक खुलवाया जाता है और फिर वहाँ उसमें से जो है लाशें निकाली जाती हैं। लाशें क्या, लाश के टुकड़े हो चुके थे तो टुकड़े निकाले जाते हैं, गल चुके थे बहुत बुरी तरीके से। मधु को अरेस्ट किया जाता है, नीरज से पूछताछ की जाती है। नीरज पूछताछ के दौरान ही जो है गायब हो जाता है। 2016 से 2026 आ चुका है, आज तक भी नीरज का कोई पता नहीं है। नीरज कहाँ है, जिंदा है, मर गया है, लेकिन पुलिस को आज भी कुछ पता नहीं है। मधु को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है और नीरज का कोई पता नहीं है आगे क्या होगा। नीरज कभी पकड़ा भी जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन इमेजिन करके देखिए ज़रा, पुलिस गुमराह रही महीनों तक, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। नीरज को कई बार सीसीटीवी फुटेज में देखा गया जाते आते, लेकिन ये फिर कहा गया कि उसका भाई था, पुलिस को शक ही नहीं गया इस बात पर। तो ये कहानी थी लखनऊ की, वो लखनऊ जो अपनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है, वो लखनऊ जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, वो लखनऊ जहाँ के लोग जो हैं लखनवी अंदाज के लिए मशहूर हैं। लेकिन उस लखनऊ में जब ऐसे लोग रहते हों तो वो बदनाम हो जाता है।